आदरणीय निर्देशक पद्मश्री प्रोफेसर आल बालासुब्रमण्यन जी, कुल सचिव श्री विष्णु प्रसाद, राज्य भाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य प्रोफेसर श्रीनिवास, प्रोफेसर सनातन दीगल, प्रोफेसर हसन एवं गणितीय विज्ञान संस्थान के सदस्यगण, यह बहुत हर्ष का विषय है कि इस संस्थान में हम दूसरी बार हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस मूलतः प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। इस दिन सन 1949 मीन्स ईयर 1949 भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। कुछ विशेष कारणवश इस वर्ष हम लोग हिंदी दिवस 16 सितंबर को मना रहे हैं। हम लोगों का यह परम सौभाग्य है कि आदरणीय अतिथिगण आज के समारोह में सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। हम लोगों के जो मुख्य अतिथि हैं श्री प्रदीप शर्मा हैं, और हम लोगों ने इनवाइट किया था श्री विक्रम कपूर, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कमिश्नर चेन्नई कॉरपोरेशन के हैं, लेकिन अभी कुछ क्षण पहले ही पता चला कि कुछ बहुत अर्जेंट काम होने के कारण वो इस मीटिंग में भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हमें बहुत खेद है कि हम लोग उनके आगमन से वंचित रह गए हैं। तो अब जो है मैं मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रदीप शर्मा, उप निर्देशक केंद्रीय हिंदी निर्देशालय चेन्नई, श्री मेश्राम हिंदी अधिकारी परमाणु ऊर्जा विभाग कल्पाकम, आमंत्रित एवं पुरस्कृत विद्यार्थी समुदाय, उनके अभिभावकगण एवं उपस्थित शिक्षक समुदाय का गणितीय विज्ञान संस्थान में हार्दिक स्वागत करते हैं। अपनी अति व्यवस्था के बावजूद आप लोग समय निकालकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी हैं। अब मैं मुख्य अतिथि श्री शर्मा, निर्देशक प्रोफेसर बालसुब्रमण्यम, श्री विष्णु प्रसाद कुल सचिव रजिस्ट्रार एवं श्री श्रीनिवास से आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर आकर अपने स्थान ग्रहण करें। अब मैं माननीय प्रदीप कुमार शर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय आप लोगों को दूंगा। और माननीय प्रदीप कुमार शर्मा जी वर्तमान में उप निर्देशक केंद्रीय हिंदी निर्देशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, चेन्नई में कार्यरत हैं। आपने गुवाहाटी विश्वविद्यालय से एमए और रिसर्च किया है, और उसके अलावा ये जो है गुवाहाटी विश्वविद्यालय में शोध निर्देशक माने रिसर्च सुपरवाइजर भी हैं। आपने राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काफ़ी कार्य किया है। आपने 2 पुस्तकें, पहला मेघालय में राजभाषा हिंदी की प्रगति और दूसरा आसाम में हिंदी भी आ चुकी है, इस विषय पे 2 पुस्तकें लिखी हैं। आपका मूल निवास आसाम ही है। इन्होंने विभिन्न शोध पत्रिकाओं में राजभाषा से संबंधित लेख भी लिखा है। इसके अलावा इन्होंने NCERT की पुस्तकों के भारतीय भाषाओं के ट्रांसलेशन में भी काफ़ी सहयोग एवं सुझाव दिए हैं। ये इन विषयों से संबंधित कार्यशालाओं के विशेषज्ञ के तौर पर जाने जाते हैं। मैं नहीं समझता हूं कि यहाँ पर माननीय प्रोफेसर बालासुब्रमण्यम, विष्णु प्रसाद और प्रोफेसर श्रीनिवास किसी परिचय के मोहताज हैं। हालांकि समारोह के अंत में वोट ऑफ थैंक्स दिया जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि कुल सचिव श्री विष्णु प्रसाद जी एवं उनके प्रशासनिक सदस्यों तथा हिंदी कार्यान्वयन समिति के सदस्यों ने इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत उत्साह के साथ अथक परिश्रम किया है। इसके लिए हम उनके बहुत आभारी हैं। अब मैं श्री विष्णु प्रसाद जी से निवेदन करूंगा कि वे राजभाषा कार्यान्वयन समिति के क्रियाकलापों के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें। नमस्कार। इसके पहले संक्षिप्त रिपोर्ट की समिति के पहले मैं हमारे निदेशक प्रोफेसर आर बालासुब्रमण्यन साहब से निवेदन करूंगा कि आए हुए मुख्य अतिथि श्री प्रदीप शर्मा जी को सम्मान करें।
आदरणीय मुख्य अतिथि श्री प्रदीप कुमार शर्मा जी, उपनिदेशक, केंद्रीय हिंदी सचिवालय, हिंदी निदेशालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, चेन्नई। आदरणीय निदेशक प्रोफेसर आर बालसुब्रमण्यन जी, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर ए.के. मिश्रा जी, प्रोफेसर के. श्रीनिवास, राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य, माननीय मित्रों, साथियों, आप सबको हिंदी दिवस समारोह के अवसर पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। इसके अलावा हमारा आमंत्रण सहमत करते हुए हमारे बीच में श्री मेशराम जी, जो हिंदी अधिकारी मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कल्पाकम से आए हुए हैं, उनका भी मैं सादर आह्वान करता हूं। जैसा आप जानते हैं, गणितीय विज्ञान संस्थान चेन्नई ये एक शोध केंद्रित संस्थान है। इसकी स्थापना सन 1962 में की गई, जिसकी स्वर्ण जयंती हमने इस वर्ष जनवरी में मनाई है। इस संस्थान में 61 संकाय सदस्य हैं, 135 से अधिक स्नातक छात्र, 30 पीडीएफ अध्येता एवं 10 आगंतुक अध्येता हमारे बीच में हमेशा हैं। इस संस्थान में मुख्य रूप से सैद्धांतिक भौतिकी, गणित, सैद्धांतिक संगणक विज्ञान एवं संगणनात्मक जीव विज्ञान आदि पर आधारित अनुसंधान हो रहा है। सार्वजनिक निधि से संचालित होती है यह संस्थान, जिसे अधिकतम अनुदान परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार द्वारा एवं आंशिक अनुदान तमिलनाडु सरकार द्वारा प्राप्त होता है। तमिलनाडु सरकार ने इस संस्थान के विकास हेतु कई महत्वपूर्ण सुझाव एवं कदम उठाए हैं। तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय तिरु पळनियप्पन जी इस संस्थान के गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष हैं एवं तिरु अपूर्व वर्मा IAS संस्थान के गवर्निंग बोर्ड एवं कार्यकारी परिषद के सदस्य हैं। आप जानते हैं, हिंदी संवैधानिक रूप से भारत की प्रथम राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा है। चीनी के बाद यह विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा भी है। हिंदी और इसकी बोलियां उत्तर एवं मध्य भारत के विविध राज्यों में बोली जाती हैं। भारत और अन्य देशों में 60 करोड़ से अधिक लोग हिंदी बोलते, पढ़ते और लिखते हैं। हिंदी भाषा के विकास में हिंदी भाषी जनता के साथ साथ अहिंदी भाषियों का भी, जैसा इस संस्थान में हो रहा है, अहम योगदान रहता है। 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस हिंदी दिवस के अवसर पर परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार के अध्यक्ष एवं सचिव श्री रतन कुमार सिन्हा जी ने एक संदेश हमें भेजा है। वो मैं स्क्रीन पे प्रेषित कर रहा हूँ, जिसका मैं वाचन भी करूँगा। दिस इज ए मैसेज रिसीव्ड फ्रॉम द चेयरमैन एटॉमिक एनर्जी कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड सेक्रेटरी टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्रिय साथियों, हिंदी दिवस 14 सितंबर 2013 के शुभ अवसर पर मैं परमाणु ऊर्जा विभाग की विभिन्न इकाइयों, उपक्रमों एवं सहायता प्राप्त संस्थानों में कार्यरत अपने सभी साथियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी को विदित है कि दिनांक 14 सितंबर 1949 को देश की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। राजभाषा होने के साथ साथ वह हमारे देश की राष्ट्रभाषा भी है। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी एक और लोक संवेदन तथा स्पंदन को लेकर चलती रही है, वहीं दूसरी ओर वह राजभाषा के रूप में प्रशासन और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रही है। भारत की आज़ादी से पहले ब्रज एवं खड़ी बोली कहलाई जाने वाली हिंदी ने राष्ट्रभाषा के दायित्व का वहन किया तथा यथा समय राष्ट्र की स्वतंत्रता, गौरव एवं अस्मिता के लिए चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी संघर्ष एवं आंदोलन की भाषा बनी और स्वतंत्रता के पश्चात
वह अपने परंपरागत राष्ट्रभाषा रूप के साथ साथ राजभाषा के अभिनव रूप से भी गौरवान्वित है। प्रिय साथियों, परमाणु ऊर्जा विभाग ने अपने 5 दशक से भी अधिक के इतिहास में अपने कार्यक्रमों के विकास में आने वाली अनेक चुनौतियों पर विजय पाई है। इसी प्रत्येक चुनौती से हमें इन बाधाओं पर विजय पाने का संकल्प तथा दृढ़ निश्चय मिला है। देश के केवल हमारे विभाग द्वारा ही नहीं बल्कि अन्य अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थानों द्वारा संबंधित विषय पर किए गए अध्ययनों पर आधारित तथ्यों का सहज सरल भाषा में सही तरह से प्रसारण करने से हमारी सुविधाओं के प्रचालन से निकलने वाले प्रभावों के बारे में फैली मिथ्या धारणाओं को दूर करने में मदद मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि परमाणु ऊर्जा विभाग परिवार के प्रत्येक सदस्य तथा हमारे सहयोगियों के योगदान से हम आने वाले वर्षों में लगातार उत्साह तथा ऊर्जा से अपने कार्यक्रमों को आगे बढ़ाएंगे। साथियों, आइए आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर हम यह प्रतिज्ञा लें कि हम अपना अधिक से अधिक कार्य हिंदी में करेंगे तथा हिंदी और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भारतीय भाषाओं में अधिक से अधिक अपने विभागीय साहित्य का सृजन कर उन्हें समृद्ध बनाने के हर संभव प्रयास करेंगे। अनकोट। राजभाषा अधिनियम के अनुपालन हेतु इस संस्थान ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें यहाँ के कर्मचारी एवं स्थानीय विद्यालयों के छात्रों को भी लाभ पहुँचा है। राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन हेतु यहाँ राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया है, जो समय समय पर अपने महत्वपूर्ण प्रयासों और सुझावों से हमें निर्देशित करने का कार्य करती है। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के विभिन्न सुझाव द्वारा राजभाषा हिंदी में प्रशासनिक कार्यान्वयन के विकास के साथ साथ हिंदी में सृजनात्मक कार्यों को भी बढ़ावा देने में बल मिला है। इनमें कुछ महत्वपूर्ण कार्यों की सार्थकता स्वयं सिद्ध है। हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत क्रमशः हमारे कार्यालय से प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञा की कक्षाओं के लिए अनेक संस्थान के कर्मचारियों को नामित किया जा रहा है। इस वर्ष संस्थान ने पुस्तकालय में हिंदी के लिए एक अलग शेल्फ की व्यवस्था की गई है तथा इसी क्रम में हिंदी की महत्वपूर्ण 197 किताबों की खरीद का आदेश भी दिया जा चुका है। इतना ही नहीं, इस संस्थान ने विभिन्न हिंदी पत्र पत्रिकाओं जैसे इंडिया टुडे, सरिता, चंदामामा, नवनीत, गृहशोभा, कादम्बिनी एवं हिंदी दैनिक समाचार पत्रों को भी सदस्यता ले रही है। इस वर्ष संस्थान के मुख्य द्वार एवं अतिथि गृह के मुख्य द्वार पर त्रिभाषिक बोर्ड लगाया गया है, जिसमें हिंदी के साथ साथ तमिल एवं अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है। संस्थान के अधिक प्रयास एवं परमाणु ऊर्जा विभाग के सहयोग से संस्थान में हिंदी में प्रशासनिक कार्यों को बढ़ाने हेतु हम एक कनिष्ठ हिंदी अनुवादक पद का सृजन किया गया, जिसके तहत श्री प्रफुल्ल कुमार जी की नियुक्ति भी इस 12 सितंबर को हो चुका है। प्रफुल्ल कुमार जी पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हिंदी दिवस के अवसर पर विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन 23 अगस्त 2013 को किया गया, जिसमें संस्थान के प्रायः सभी कर्मचारियों के साथ साथ विभिन्न स्थानीय विद्यालयों के करीब 250 छात्रों ने भी भाग लिया। इसमें हिंदी से संबंधित विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे हिंदी अनुवाद, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी वाचन, हिंदी श्रुतलेखन, वाद विवाद प्रतियोगिता एवं सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी क्विज इन हिंदी का भी आयोजन किया गया, जिसकी कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। इस प्रकार के रोचक उत्साहपूर्ण आयोजनों का संस्थान पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा है। ये जो कॉम्पिटिशन्स, हिंदी कॉम्पिटिशन्स हेल्ड ऑन 23 अगस्त 2013, इन कार्यक्रमों के सफल आयोजन हेतु मैं कल्पाकम स्थित परमाणु ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जैसे श्री सत्यन जी सीईओ IGCR और श्री विजय राघवन जी सीईओ GSO, श्री राजशेखर जी DGM भाविनी, श्री धनशेखरन जी मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कल्पाकम, श्री मेशराम जी जो हमारे बीच में हैं आज, हिंदी अधिकारी मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जिन्होंने व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद अपने संस्थान के सदस्यों को जैसे श्री नरसिंह राम, श्री राजू पांडे, श्री प्रफुल्ल शाह
और श्रीमती आशा को इन कार्यक्रमों के आयोजन हेतु हमारे साथ भेजा। इस संस्थान के सभी प्रशासनिक कर्मचारियों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, जिन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने के साथ साथ पुरस्कारों का खरीद से लेकर उसका चयन, वितरण एवं प्रमाण पत्र तैयार करने में अहम भूमिका निभाई है, जिसमें श्रीमती गायत्री, श्रीमती इंदिरा, श्री वासुदेवन, श्री जयराज और श्री के.पी. शंकरन और प्रफुल्ल कुमार का अहम योगदान रहा है। आज हिंदी के क्षेत्र में हिंदी उत्तरोत्तर विकास करती जा रही है। ऐसे जैसे आप जानते हैं, टीवी चैनलें, सोशल नेटवर्क साइटें वगैरह वगैरह, इन सब में भी हिंदी का बहुत प्रयोग हो रहा है। धन्यवाद। जैसा आप जानते हैं, आज कमिश्नर साहब जो मुख्य अतिथि हमारे यहाँ नहीं हैं, इसलिए हम अनुरोध करेंगे श्री प्रदीप कुमार जी मुख्य अतिथि के रूप में भाषण करें। नमस्ते। आदरणीय, आज के इस हिंदी दिवस के अवसर पर मंचासीन निदेशक महोदय, निदेशक बालसुब्रमण्यन जी, मिश्रा जी, विष्णु प्रसाद जी और श्रीनिवासन जी, और इस विभाग यानी इस परिवार के अधिकारी और विभिन्न अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ तथा कर्मचारी, अधिकारी और विभिन्न विद्यालयों से आए छात्र छात्राओं, सबसे पहले मुझे खुशी हुई कि इस विभाग का मुख्य काम कुछ और है। थोड़ी देर पहले निदेशक महोदय से बातचीतों से पता चला कि यहाँ मूलतः शोध का कार्य होता है, और मैं पहली बार इस विभाग में आया हूँ और विभाग के बारे में मुझे जानकारी उतना नहीं था, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि यहाँ विभाग का काम मूलतः अलग है और भाषा से संबंधित कार्य करने का यहाँ मौका नहीं मिलता। उसके बावजूद हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में ये जो कार्यक्रम आयोजित की है, ये बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही सुखद बात है मेरे लिए। खासकर मैं तो समझता हूँ, क्योंकि मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय से हूँ और मेरा मुख्यतः मूलतः काम है हिंदी के बढ़ावा के लिए जो भी कार्य होता है उसमें सहयोग देना। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, भाषा हमारे लिए एक दैविक वरदान है। वरदान मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस संसार के जितनी भी प्राणियां हैं, मनुष्य, जीव जंतु, सब कुछ न कुछ भाषा से बातें करते हैं आपस में, लेकिन मनुष्य में वो सबसे शक्तिशाली माध्यम है। आप सबके पॉकेट में सब शायद होंगे, पूरे विश्व को लेकर आप लोग घूम रहे हैं। जैसे आजकल इंटरनेट, मोबाइल के माध्यम से हो या जो भी हो, हम अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे मनुष्य को छोड़कर बाकी जीव जंतु में वो ऐसी शक्ति नहीं है। वो आमने सामने जब मिलते हैं तभी अपने बातों को ये आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य में वो सबसे बड़ी शक्तिशाली माध्यम है। लेकिन इस शक्तिशाली माध्यम में हिंदी को भारत सरकार ने राजभाषा के रूप में घोषित किया था 1949 के 14 सितंबर को, लेकिन हम लोग उस दिन से हिंदी दिवस नहीं मनाते आ रहे हैं। उस समय हिंदी को भले ही राजभाषा के रूप में घोषित किया गया था, लेकिन उसमें एक प्रावधान रखा गया था कि 15 साल तक हम अंग्रेजी को भी इसके साथ सहयोगी भाषा के रूप में आगे बढ़ाते जाएंगे, कि हमारे देश के लोग जो इतने साल अंग्रेजी में काम करते आए, उनको हिंदी का ज्ञान देना जरूरी है, और जब वो पूरी तरह से निपुण हो जाएंगे उसके बाद ही हम इस भाषा को पूरी तरह से अकेले अधिकार पूर्वक हम वो प्रदान करेंगे कि हिंदी हमारी राजभाषा है, मतलब हमारे संविधान स्वीकृत राजभाषा है। और उसके बाद देखा गया कि हमारे यहाँ हिंदी के ज़्यादा अंग्रेजी में ही काम होता रहा, इसीलिए 1953 में एक वर्धा में एक संगोष्ठी आयोजित हुई थी, और उस संगोष्ठी में ये निर्णय लिया गया कि जब तक
हिंदी को अंग्रेजी की वो स्थान या वो अधिकार प्राप्त नहीं होगी, तब तक हम पूरे भारत में उस दिवस से, यानी जिस दिन भारत के संविधान में इसको राजभाषा के रूप में घोषित किया, उस दिन को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते जाएंगे, उस दिन तक, जब तक पूरी तरह से ये सक्षम नहीं होगी। और सक्षम है कि नहीं ये आप सबके सामने है। हम अभी तक पूरी तरह से हिंदी में काम कर नहीं सकते, या हमारे जो भी कारण हो, कारण बहुत हो सकता है, अगर हम चाहे तो कुछ भी कर सकते। जैसे आप लोग को पता होगा कि नहीं, तुर्की देश जब स्वाधीन हुई, तब तुर्की के महाराज ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर कहा था कि हम तो अभी स्वाधीन देश के नागरिक हो गए हैं और हमारे एक स्वाधीन भाषा भी होना बहुत जरूरी है, यानी तुर्की भाषा। तो अपने मंत्रिमंडल से पूछा कि कब तक हम पूरी तरह से स्वाधीन देश के स्वाधीन भाषा में बात कर सकते हैं। तो उनके मंत्रिमंडल के सारे लोगों ने चर्चा करते हुए कहा कि सर महाराज, 10 साल के अंदर हम लोग पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे और 10 साल बाद हम पूरी तरह से अपनी भाषा यानी तुर्की भाषा में काम करना शुरू करेंगे। तो उसके बाद महाराज ने थोड़ी देर सोच विचार करके थोड़ी देर के बाद उन्होंने ये कहा कि कल सुबह 10 बजे 10 साल पूरी हो जाएंगे और कल सुबह से हम अपने भाषा में हर तरह के काम काज करने लग जाएंगे। तो उस समय से तुर्की के लोग अपनी भाषा में काम करते हैं। लेकिन हमारे उस समय के जो बड़े बड़े नेता लोग थे या जो भी अधिकारी थे, उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। उन लोगों ने 15 साल की अवधि रखा कि 15 साल के बाद ही हम शुरू करेंगे पूरी तरह से। और ये 15 साल कभी खत्म नहीं हुई है। 1959 से लेकर वो 15 साल अभी तक पूरी नहीं हुई है। हम लगातार बैसाखी के सहारे, यानी हम अंग्रेजी और उसको अनुवाद करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बस कारण जो भी हो, हम अभी तक पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है। लेकिन हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसको संतों का आशीर्वाद मिला। बहुत पहले की जो भी हमारे बड़े बड़े ग्रंथ, उपनिषद, ये सारी रचना हुई, सारे महापुरुषों ने किया। इसीलिए संतों का आशीर्वाद मिला, जनमानस का प्यार मिला। हर व्यक्ति पूरे भारत में प्राय हम अगर परसेंटेज के हिसाब से कहें तो 100% लोग ही हिंदी कहते हैं, भले ही उसमें बहुत सारे व्याकरणिक गलतियां हो। मैं भी हिंदी भाषी नहीं हूँ, मेरी मातृभाषा असमिया है। मैं भले ही आपके यहाँ अभी हिंदी में बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी सोच समझ जो भी है वो सारी असमिया में है। उसके बाद मैं उसको हिंदी में प्रकट करता हूँ। मैं भी सीख कर ही हिंदी बोलने लगा हूँ। तो जनमानस का प्यार हर कहीं मिला है, लेकिन सरकार की ओर से पूरी तरह से वो नहीं मिला। मतलब अगर कहा जाए तो अपेक्षा, सरकार की सिर्फ उपेक्षा मिली है। अगर सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकता है। अगर भारत सरकार चाहे कि हम इस भाषा को पूरी तरह से राजभाषा करेंगे और हमारे देश के हर एक व्यक्ति इसी भाषा में काम करेंगे, तो वो कोई कठिन काम नहीं है, वो हो सकता है। हमारे अंदर वो जज्बा होनी चाहिए, हमारी वो मानसिकता होनी चाहिए। जैसे हमारी अभी मानसिकता कैसी है, हम चाहते हैं हमारे बच्चे केजी क्लास से अंग्रेजी में पढ़ना शुरू करे, वो अंग्रेजी बोले। हमें अगर वो गाली भी दे तो भी वो अंग्रेजी में दे, यानी अंग्रेजी सीखे। ये साधारण मानसिकता है, मैं देखा हूँ हर कहीं, हर जगह ही है। मैं भी रोजी रोटी मेरा हिंदी है, लेकिन मैं कितने प्रतिशत ईमानदार हूँ मुझे पता नहीं है। लेकिन जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि हम अपने रोजी रोटी के साथ ईमानदार हो, क्योंकि मेरे विभाग ही है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। तो जब तक हम अपने मानसिकता को नहीं बदलेंगे, तो तब तक हम पूरी तरह से कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हम लोग छतरी कब लेते हैं, अम्ब्रेला, जब जोरदार बारिश आते हैं। जैसे अगर बूंदाबूंदी होती है, यहाँ तो बारिश बहुत कम होती है, जब बूंदाबूंदी होते हैं तो हम छतरी नहीं लेते। हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह से सर पे कुछ भी हाथ रखकर है या रुमाल रखकर हम चले जाएंगे, वो घर तक पहुंच जाएंगे। अगर बहुत जोरदार बारिश है तब तो लेना ही पड़ेगा। तो मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हम जहां तक हो सकता है हम अपनी भाषा में बात करें। जैसे मैं अगर तमिलनाडु में हूँ, मुझे तमिल जानकारी है, तो मुझे जितना हो सकता है मुझे तमिल में बात करनी चाहिए, या जो भी हमारी प्रादेशिक भाषाएं हैं हमें उस भाषा में, नहीं तो हमें हिंदी में अपने देश की भाषा में बात करनी चाहिए। अगर मुझे शुद्ध बोल नहीं पाता
हिंदी व्याकरण बहुत कठिन है, मैं भी मानता हूं। यहाँ हर एक चीजों की वो दो ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। आपके मुंह एक अलग लिंग है, मुंह के अंदर से जो आपके शब्द निकलेगा वो एक अलग लिंग है, तो इसलिए बहुत मुश्किल है। जैसे मूछ अब हमारे पुरुषों में है लेकिन ये स्त्रीलिंग है, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए हम इसको अगर सही तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे तो कभी सीख नहीं पाएंगे। बस हमें पहले कोशिश करना है, हमें बोलना है। गाड़ी आ रहा है वो कहने से वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ी नहीं आएगी। हमें बराबर आगे बढ़ना है। भाषा जब तक हम प्रयोग नहीं करेंगे तब तक इसमें सफल नहीं होंगे। तो हमें सब छोड़कर कि हमारी व्याकरणिक गलतियां जो भी हो, हमारे पास जो भी शब्द, और भारत सरकार ने ये भी छूट दिया है कि अगर आप लिखते समय या हिंदी कोई ड्राफ्टिंग बना रहे हैं या बोल रहे हैं, उस समय आपके पास शब्द नहीं है तो आप अंग्रेजी शब्द उसमें लिप्यांतरण करके लिख सकते हैं। अगर आपको कार्यालय शब्द नहीं आया तो वहां ऑफिस शब्द से भी काम चला सकते हैं। ये छूट है। मतलब हमें बोलना है या आगे बढ़ना है, किसी भी तरह से हमें रोकना नहीं है। मैं इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि हम छतरी तब लेंगे, यानी हम वहां इंग्लिश बोलेंगे जहां कोई उपाय नहीं है। मैं सामने वाले जिससे बात कर रहा हूं उससे थोड़ा सा भी इंग्लिश के बिना अलावा दूसरे भाषा का ज्ञान नहीं है, तब तो मुझे बोलना ही है। अगर मैं वहां हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं बोलूंगा तो मुझे पानी भी नहीं मिलेगा पीने के लिए। तो ऐसी स्थिति में बोलना है। अगर हम थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, भले ही उसमें बहुत सारी गलतियां हो, तो हमें कोशिश करना चाहिए। इसीलिए मैं छतरी के लिए ये उदाहरण दे रहा हूं कि हमें जहां तक हो सकता है हमें बोलने की कोशिश करना चाहिए। और बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम राजकाज की भाषा को दुरुप बताते हैं। राजकाज की भाषा बहुत ही कठिन है। राजकाज की यानी हिंदी के लिए हमारे पारिभाषिक शब्दावली है, उन शब्दावली के माध्यम से हमें सरकारी कार्यालय में काम करना है। अगर सरकारी, जैसे मैं इस संदर्भ में और एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे देश में प्रांत बना है, अलग अलग प्रांत यानी प्रदेश बना है प्रांतीय भाषाओं के आधार पर, लेकिन हम कितने प्रतिशत प्रांतीय भाषा में काम करते हैं? जैसे तमिलनाडु के प्रांतीय भाषा तमिल है, यानी यहाँ के ऑफिस में सरकारी कार्यालय में तमिल में काम करना है, या केरल में मलयालम है, वहाँ मलयालम भाषा में काम करना है। तो हर प्रदेश की जो अपनी प्रादेशिक भाषा है उस भाषा में काम करना है। लेकिन हम कितने प्रतिशत काम करते हैं? हम ज्यादातर काम अंग्रेजी में करते हैं। हम भले ही घर में अपनी भाषा में बात करते हैं, लेकिन हम सरकारी कार्यालय में कोई भी पत्र आवेदन करना हो तो हम उसमें सिर्फ अंग्रेजी का ही सहारा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास, हम उसे ये समझते हैं कि बहुत जटिल है, बहुत कठिन है, शब्दों को उस समय के वो शब्द मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मनुष्य की जो ये दिमाग है वो भी एक छोटे मोटे कंप्यूटर ही है, और कंप्यूटर में जो शब्द हम ज्यादा यूज करते हैं वही तुरंत आ जाता है। तो हम धन्यवाद बोलने से ज्यादा थैंक यू बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि थैंक यू हमारे पास बहुत है, वो तुरंत निकल आता है। लेकिन हमें अपने भाषा को बढ़ावा देना है। अपने भाषा को लेकर मान सम्मान, हमारे अंदर एक गौरव की भाव होना बहुत जरूरी है। तो प्रांतीय भाषा के आधार पर भले ही प्रांत बना है, लेकिन हम बहुत कम प्रांतीय भाषा में काम करते हैं। जैसे मैं जिस प्रदेश में हूं वहां आंदोलन हो रहा है कि हमें हमारे भाषा में कार्यालय में काम करने के लिए दिया जाए या किया जाए, लेकिन लोग नहीं करते। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर के अनुसार जितनी भी भारतीय भाषा है उसका दोबारा पुनर्निर्माण हो रहा है। जैसे मुझे उतना वो दूसरे भाषा का ज्ञान है, जैसे तमिल में पानी के लिए हम क्या कहते हैं? तमिल में हम पानी के लिए टन्नी कहते हैं, टन्नीर। लेकिन आप ग्लोसरी में देखिए, पारिभाषिक शब्दावली जो कार्यालय के प्रयोग के लिए होता है उसमें देखिए टन्नी शब्द नहीं है, वहां है नीरम, वो भी पानी है, वो संस्कृत से लिया हुआ शब्द है। और आज से 50 साल पहले जिन लोगों ने ये इन पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया था, उन लोगों ने अच्छे शब्द या बहुत बढ़िया साहित्यिक शब्द, इस तरह के पुस्तकों का शब्द लेकर वो निर्माण किया था। और जब किसी ग्रामीण अपने खेती बाड़ी के लिए हो या जो भी हो, अपने कृषि विभाग में कोई आवेदन करेंगे कि उनके यहाँ पानी की प्रॉब्लम्स है,
तो अगर टन्नी शब्द वो प्रयोग करेंगे तो सरकारी कार्यालय में काम नहीं होगा, क्योंकि वो ग्लोसारी में वो शब्द नहीं है। भले ही कार्यालय के अधिकारी को पता है, लेकिन शब्द नहीं है, तो हम वो ग्लोसारी को ही प्रीफरेंस देंगे कि उनके उसमें जो शब्द है उनको ही लिया जाएगा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा ऑर्डर दिया है कि पूरे भारत के जितनी भी ग्लोसारी है प्रांतीय भाषा का, उसका पुनर्निर्माण किया जाए, और निर्माण करते समय ये ध्यान रखा जाए जिन शब्दों का प्रयोग हम घर में करते हैं, बाजार में करते हैं, उन शब्दों को सरकारी कार्यालय के प्रयोग में भी करेंगे, जिनका प्रयोग हम बराबर करते हैं, यानी एक आम आदमी के लिए भी वो काम करने लायक हो। तो इसलिए उस पर अलग अलग स्टेटों में अभी काम हो रहा है। अभी 9 स्टेटों में ऑलमोस्ट काम खत्म होने को है, खत्म हो रहा है, मतलब खत्म होने को है, और फिर दक्षिण भारत में अभी तक शुरू नहीं हुई है। लेकिन बस हमारे अंदर ये जागृत करने के लिए कि हम अपने भाषा को मान सम्मान दे। जैसे मैं जिस विभाग से हूँ वहाँ के चेयरमैन है वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग। इस विभाग का काम है मातृभाषा के माध्यम से हर प्रदेश की उच्च शिक्षा हम प्राप्त कर सके, और इसके लिए भारत सरकार के पास बहुत सारे करोड़ में पैसा है। जो भी सरकार, जिस प्रदेश की सरकार उसके लिए पैसा मांगेंगे वो देने के लिए तैयार है, और इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। जैसे तमिलनाडु में इंजीनियरिंग, मेडिकल, पॉलिटेक्निक जो भी हो, उसमें अगर तमिल भाषा में कोई भी पाठ्य पुस्तक निर्माण करना हो प्रॉपर वे, वो अगर वो अप्लाई करेंगे तो उनको तुरंत मिल जाएगा। उसके लिए ऊपर से फाइनेंस में भी जाने की जरूरत नहीं, ऐसी स्थिति है। और बहुत सारे प्रदेशों में शुरू हो रहा है। अभी हम लोग गोवा में गए थे, कोंकणी में शुरू हुआ है, वहाँ उड़ीसा में शुरू हुई है, असम में हुई है, इसी तरह अलग अलग प्रदेशों में हुई है। बस यही बात यह है कि हमें अपने देश की भाषा को सम्मान करना है, उस भाषा के में काम करना है जो हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। भले ही अंग्रेज चले गए, अंग्रेज ने हमें शासन किया था, अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेजियत छोड़ गए, यानी हमें अभी अंग्रेजी भाषा शासन कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी की प्रासंगिकता नहीं है, अंग्रेजी की जरूरत है, अंग्रेजी की बहुत प्रासंगिकता है, लेकिन उससे कहीं अधिक हमारी अपनी भाषा की है। मैं इसीलिए कहना चाहता हूं, हम सरकारी कार्यालय में तो अंग्रेजी में कामकाज कर सकते हैं, लेकिन हमारी बौद्धिक विकास, सृजनात्मक शक्ति, जैसे जो जिस प्रदेश के हैं वो अपने प्रादेशिक भाषा में ही सोचते हैं, और उससे ही वो सृजनात्मक शक्ति उसकी बढ़ती है। यानी हमारी बौद्धिक विकास सिर्फ अपने भाषा में, अपनी मातृभाषा से ही कर सकते हैं। जब पैदा होने के बाद हम जिस भाषा से पहले हमने माँ शब्द सीखा, जिस भाषा में हमने बोलना सीखा, उस भाषा से ही हमने सोचना शुरू किया, और उस भाषा से ही हमारी बौद्धिक विकास भी होती है। हमारी बौद्धिक विकास से ही हम अपने को और अपने राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं, और दूसरी भाषा सीखने में ही हमारा बहुत समय चला जाता है, और हमें समय गंवाने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी विदेशों में, बहुत सारे राष्ट्र में, अभी विकासशील देशों में प्रगति बहुत की है, लेकिन उन लोगों ने किसी दूसरे भाषा का सहारा नहीं लिया। जैसे अगर हम अपने देश से आज रशिया में अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजेंगे, डॉक्टरिंग हो या इंजीनियरिंग, तो उनको तुरंत दाखिला नहीं मिलेगी, उनको 1 साल वहाँ रशियन लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा। ये ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों को अंग्रेजी का ज्ञान नहीं है, लेकिन वो लोग चाहते हैं कि उनकी भाषा को दूसरे देश के लोग सम्मान दे, मान दे और उसे सीखें। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, हम तुरंत दूसरे भाषा में, और बहुत सारे जगहों में देखा जाता है 2 केरल के निवासी 2 मलयालम भाषी बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपने भाषा में बात नहीं कर रहे हैं, वो दोनों अंग्रेजी में बात करते हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये हमारे लिए कुछ हद तक तो मैं समझता हूँ भाषा सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने भाषा को जितना हो सकते है हमें वो स्थान दिलाना चाहिए, और अपने भाषा के लिए हमारे अंदर एक जज्बा, गर्व की बात होनी चाहिए। अपनी भाषा के लिए आत्मसम्मान होना बहुत जरूरी है। और हिंदी तो आज, हिंदी को रोकने कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि हिंदी आज मीडिया के माध्यम से हर कहीं आ रहा है। आप लोग बच्चे अभी हाल ही में इंडियन आइडल जूनियर देखे होंगे, उसमें फर्स्ट कौन आया इंडियन आइडल, कहाँ से? हाँ, बेंगलोर की, वो नाम भूल गए, उस लड़की को मिला, लेकिन उसको हिंदी नहीं आते, लेकिन वो
हिंदी बोल भी नहीं पाता लेकिन हिंदी गाना गाते हैं। यानी भाषा कोई बाधा नहीं मानता, उसके लिए कोई भाषा समस्या नहीं है। जैसे यहाँ अभी हाल ही में फेमस पिक्चर चल रहा है चेन्नई एक्सप्रेस, तो वहाँ भी ये संदेश है, वहाँ भी एक मैसेज है कि भाषा कहीं भी बाधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, प्यार की तो कोई भाषा नहीं है। हम दिल से अगर आपके साथ कुछ शेयर करना चाहे तो वो आपको आराम से आसानी से समझ में आ जाएगा। बस हमें कुछ भी हो हृदय से स्वीकार करना है। हृदय से हम स्वीकार करेंगे तो वो हर एक व्यक्ति के दिल में घुस जाएगा। तो भाषा कहीं भी बाधा नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने देश की भाषा, अपनी मातृभाषा को सम्मान करें, उसके जो उचित स्थान है उस स्थान दिलाएं। और मैं समझता हूँ हर कहीं, और ये भी कहना चाहता हूँ हिंदी आज किसी से कम नहीं है। हर टेक्निकली हर कहीं वो अंग्रेजी के समकक्ष है। आज भारत के बहुत सारे केंद्रीय विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग है, जहाँ वो परंपरागत हम लोगों ने जो एमए पढ़कर आए हैं वो एमए नहीं है, वहाँ टेक्निकलाइज हिंदी पढ़ाया जाता है। जहाँ से एमए पास करके जो निकलेगा उसे तुरंत कहीं डिप्टी डायरेक्टर, शिप जनरल मैनेजर या हिंदी अधिकारी इस तरह के पद मिल जाएगा। मतलब वहाँ फुल्ली टेक्निकलाइज हिंदी पढ़ाया जाता है। और थोड़ी देर पहले मैं सर से जिक्र किया था, एक यूनिकोड सॉफ्टवेयर है, आप सबको पता होगा शायद मेरे ख्याल से। यूनिकोड सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम पूरे विश्व में कहीं भी अपने मैसेज को भेज सकते हैं, और पूरे विश्व में कहीं भी आप भेजेंगे वो कहीं भी खोल जाएगा। उसमें फोनेटिक्स भी है, और जैसे मुझे टाइपिंग नहीं आता लेकिन मैं फोनेटिक्स के माध्यम से मैं वहाँ टाइपिंग करता हूँ। जैसे मैं अपने नाम PRADEEP अगर इंग्लिश में लिखूंगे वो अपने आप हिंदी में आ जाएगा। इस तरह से हम हर तरह से सक्षम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदी अभी किसी से कम नहीं है, हर तरह से ये सक्षम हो गए हैं, बस हमें अपनाना है, तभी हम पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कुछ हद तक तब हम अपने राष्ट्र के साथ भी न्याय करेंगे। तो आज इस हिंदी दिवस के अवसर पर आप सबको मैं बधाई देता हूँ। खासकर इस विभाग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जहाँ मुझे यहाँ बुलाकर 2 शब्द कहने का मौका मिला। मैं तो चाहता हूँ जहाँ भी हिंदी का कोई भी कार्यक्रम हो, मैं वहाँ आने में बहुत मुझे अच्छा लगता है और मैं अपने बात को रखना चाहता हूँ। और मेरा मूलतः काम है हिंदी के लिए कुछ करने का। आप लोग को पता है इस समय भारत में 22 संविधान स्वीकृत भाषा है, और 22 संविधान स्वीकृत भाषाओं में से 21 भाषाओं के लिए एक विभाग है, भारतीय भाषा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस मैसूर। और हिंदी जबकि वो नेशनल लैंग्वेज है, इसीलिए हिंदी के लिए अलग से एक विभाग है, और उस विभाग में मैं काम कर रहा हूं। तो मेरा काम है हिंदी के लिए, और बाकी 21 भाषा के लिए काम है वो भारतीय भाषा संस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर का काम है। तो इस तरह से हम भाषा को आगे बढ़ाकर ले जाएंगे, और जितना हो सकता है मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम अपने भाषा का प्रयोग करें। अंग्रेजी हम सीखेंगे, अपने बच्चों को भी अंग्रेजी सिखाएंगे, वो भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अपने भाषा को कभी नहीं भूलेंगे। बहुत सारे में पेरेंट्स मुझे मिला जो लोग ये कहने में गर्व महसूस करते हैं कि मेरे बेटे को ये नहीं आता, मेरे बेटे को तमिल नहीं आता, मेरे बेटे को मलयालम नहीं आता। मतलब कुछ हद तक गर्व महसूस करते हैं कि उनको सिर्फ अंग्रेजी आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। मेरे बेटे को अपनी मातृभाषा का ज्ञान है, उसके साथ साथ बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान है, तो ये मानकर चलना चाहिए। तो इसके साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इतने समय सुना, और इसके साथ ही मैं चाहता हूं कि हिंदी बहुत आगे बढ़े, और संयुक्त यूएनओ में अभी हिंदी को स्थान दिलाने की कोशिश हो रही है, और मैं समझता हूं बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके लिए भारत सरकार को वहाँ 100 करोड़ वहाँ डालना है, और साथ साथ 128 राष्ट्र उसमें सहमति प्रदान करना है, तभी हो जाएगा। और जहाँ तक लगता है अगले कुछ सालों में हो जाएगा। और अगले विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में हो रहा है, और वो भी दक्षिण भारत, खासकर मैं समझता हूँ तमिलनाडु में हो रहा है। पिछली बार साउथ अफ्रीका में हुई थी, जोहान्सबर्ग में। तो उस समय समझता हूँ यहाँ एक हिंदीमय वातावरण अपने आप बन जाएंगे। तो इसके साथ ही मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय हिंदी।
बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, आपके व्यस्त कार्यक्रमों के बावजूद हमारे बीच आए और आपका विचार व्यक्त किया है। मैं अब अपने प्रीतम निदेशक प्रोफेसर आर बालासुब्रमण्यम जी से अनुरोध करता हूं कि वे अपने विचार व्यक्त करें। Dear Sri Pradeep Mishra and my colleagues, both in the dais and the auditorium, and the young kids who have won few prizes in the competitive exams, which was conducted a few days back. Let me welcome you all for this meeting. This idea of that every central government institute or any institute which is funded by the central government should have a Hindi cell and should have some activities in Hindi. I mean, this, as you know, is the government rule, and we have been receiving letters from the department to the effect that we should start doing something like that. And somehow we sort of failed for a few years in doing anything. And such as Hindi cell has been functioning in this institute only for the last couple of years. But now, when I look back and see what is it the Hindi cell has achieved in the last couple of years, under the able leadership of Professor Mishra and ably assisted by Professor Srinivas, Hassan and Sanatan Digal. And anyway, Sri Vishnu Prasad is always there for any beck and call. I am really happy to see that this achievement that has taken place in the last 2 years would be more than the achievement any other institute would have done in a couple of years. In terms of conducting such meetings, having certain competence, and so on. They are also thinking of having the Hindi Divas of this Department of Atomic Energy this year, probably in Chennai. And therefore, I really want to first record my appreciation for those who have really done something in 2 years which normally would have taken 4 or 5 years, and therefore in some sense the fact that we started late does not really matter. And I hope they would sustain the same enthusiasm and then probably would really make this institute as one of the central places which would be playing a great role in spread of Hindi. With that, let me thank you again and let me welcome. चूंकि हमारे बीच एक ही मुख्य अतिथि है और पुरस्कार विजेता बहुत लोग हैं, इसलिए मैं इस अवसर पर बाहर से आए हुए हमारे अतिथि श्री मेशराम जी को अनुरोध करूंगा कि विद्यालयों के छात्रों को जो देने वाले पुरस्कार का उनके हाथों से वितरण करें। आप आमंत्रित हैं सर। मेशराम जी, आप यहाँ आइए। Now I request Mr. Vasudevan to announce the names of prize winners of Hindi competitions from schools. Children, prize winning children. So you are requested, when your name is called, you are requested to come and dais. Please collect your prize. From both the sides you can come in.
Only request is you walk from other side out. Miss Riti Katuria, 9th standard from Sri Sankara Vidyashram, first prize, Hindi debate competition level 1. Miss Simaran Sara, 10th standard from Sri Sankara Vidyashramam, first prize, Hindi debate competition level 1. She also get third prize for Hindi essay rating level 1. Next, Mr. Viranjan Chamoli, Kendra Vidyalaya, second prize, Hindi debate competition level 1. Okay, next, Mr. Ayush Chatterjee, 9th standard, St. John's School, second prize, Hindi debate competition level 1. Miss Manora Chana, 9th standard from Bala Vidya Mandir, third prize, Hindi debate competition level 1. Okay, absent. Mr. Jayesh Pranavar, 8th standard from Ashram Tasak Model School, third prize, Hindi debate competition level 1. Okay, next. Miss Kanak Purohit, 10th standard from DAV Public School, consolation prize, Hindi debate competition level 1. Miss Saloni, 10th standard from Bala Vidya Mandir, consolation, Hindi debate competition level 1. Okay, absent. Miss Neha Goswani, 9th standard from DAV Public School, first prize, Hindi essay writing level 1. Okay. Miss Vaishnavi L, 10th standard from DAV Public School, first prize, Hindi essay writing level 1. Okay. Miss Radhika, 9th standard from DAV Public School, first prize, Hindi essay writing level 1. Mr. Siddharth, 9th standard from DAV Public School, second prize, Hindi essay rating level 1. Next, Miss S. Lavanika, 8th standard from Bala Vidya Mandir, second prize, Hindi essay rating level 1. Miss J. Janani, 9th standard from DAV Public School, second prize, Hindi essay rating level 1. Absent. Miss Shriya Siddharth, 9th standard, Kendriya Vidyalaya, third prize, Hindi essay rating level 1. Mr. Artik Raj, 8th standard, Kendriya Vidya, third prize, Hindi essay rating level 1. Miss Rama Shivani, 9th standard from Bala Vidya Mandir, consolation prize, Hindi essay rating level 1. Miss Aishwarya A, 10th standard from Bala Vidya Mandir, consolation, Hindi essay rating level 1.
Miss Nitya Sriraman, 10th standard from DAV Public School, consolation, Hindi essay rating, level 1. Miss Arihita Chaliha, 12th standard from Besant Arundel Senior Secondary School, first prize, Hindi debate competition, level 2. Miss Nimisha Munikuttan, 12th standard, Besant Arundel Senior Secondary School, second prize, Hindi debate competition, level 2. Mr. Gantime Parashar, 12th standard, Besant Arundel Senior Secondary School, third prize, Hindi debate competition, level 2. Mr. Peter Augustine Topo, 12th standard, Besant Arundel Senior Secondary School, consolation, Hindi debate competition, level 2. Miss M.S. Anugraha, 12th standard, St. John's School, first prize, Hindi essay rating, level 2. Since many of them are absent, wherever a winner is coming, give them big hand. Please give them big hand with sound. Miss Smriti Thakur, 12th standard from Zen School, second prize, Hindi essay rating, level 2. On behalf of her father will receive the prize. Thank you. Miss Madhusri D, 11th standard, Besant Arundel Senior Secondary School, third prize, Hindi essay rating, level 2. Mr. M. Parhalat, 11th standard, Besant Arundel Senior Secondary School, consolation, Hindi essay rating, level 2. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद मेशराम जी. Thank you very much Mr. Vasudevan, Mr. Srinivas Raghavan and Ms. Usha Utheswaran. Thank you very much. Now I request Ms. Indira to come on dais and read out the names of the prize winners from the institute. And also I request the chief guest Shri Pradeep ji to present the gifts, certificates to the winners. Mr. T. Padmanabhan, UDC won the following prizes. First prize, Hindi translation competition, drafting English to Hindi. Third prize, general knowledge quiz competition. Third prize, Hindi reading competition. Mr. Mr. P. Johnson, UDC, second prize Hindi translation competition, drafting English to Hindi. Third prize, general knowledge quiz competition. Mr. Ashwak Ahmad, Assistant B, won the following prizes. First prize, general knowledge quiz competition. Third prize, Hindi translation competition, drafting English to Hindi. Is not here. Mr. V. Parthiban, Assistant C, third prize, general knowledge quiz competition. Consolation Hindi translation competition, drafting English to Hindi. Consolation Hindi translation competition, noting Hindi to English. Mr. Srinivasa Raghavan, Junior Accounts Officer,
First prize Hindi translation competition, noting Hindi to English. Third prize general knowledge quiz competition, consolation Hindi dictation paragraph. In order to save the time, all the 4 prizes or 5 prizes we are giving together. Don't think that we are giving one prize in. Next, Mr. S. Gopinath, UDC, first prize Hindi translation competition, noting Hindi to English. Second prize general knowledge quiz competition, consolation Hindi dictation competition, consolation Hindi reading competition. Mr. K.P. Shankaran, Junior Administrative Officer, first prize Hindi dictation paragraph, first prize Hindi reading competition, second prize Hindi dictation competition, second prize Hindi translation competition, noting Hindi to English, third prize general knowledge quiz competition. No, mudiyevale nanu. Miss S. Jayanti, UDC, second prize Hindi translation competition, noting Hindi to English. Third prize general knowledge quiz competition, third prize Hindi dictation paragraph, consolation Hindi dictation competition. Ms. J. Revati, admin trainee, second prize Hindi translation competition, noting Hindi to English, second prize general knowledge quiz competition, second prize Hindi reading competition, consolation Hindi dictation competition. Ms. P. Prema, telephone operator cum receptionist, first prize Hindi dictation competition, second prize general knowledge quiz competition, third prize Hindi translation competition, noting Hindi to English. Mr. Kamalakshya Matab, SRF, first prize Hindi debate competition, level 2, first prize general knowledge quiz competition, second prize Hindi essay rating, level 2. Mr. C. Rajavardhan, Project Assistant Media, first prize Hindi essay writing level 2, first prize general knowledge quiz competition. Ms. Sangaleswari, admin trainee, second prize general knowledge quiz competition, third prize Hindi essay writing level 2. Thank you very much, Ms. Indira, supported by Mr. Parthiban and Indira Priyadarshini. And thank you very much, Shri Pradeep ji. प्रदीप जी, आपका काम और बाकी है, आपको दोबारा आइए सर. ये जो इंस्टीट्यूट के few more are yet to get prizes, please. Now I request Shri K.P. Shankaran to read out the names of the prize winners from the institute. Professor G. Date, Professor H. First prize in general quiz competition. Dr. Gauhar Abbas, first prize in general quiz competition. Dr. Syed R. Hassan, Reader F, second prize general quiz competition. Mrs. R. Indra, Junior Administrative Officer, Establishment Section, second prize in general knowledge quiz competition. Mr. Nirmalya Kajuri, Senior Research Fellow, second prize general knowledge quiz competition. Absent. Miss Arya, SRF, second prize general knowledge quiz competition. Absent. Mrs. E. Gayatri, Accounts Officer, second prize general quiz competition. She is on leave today. Mrs. M. Geeta, Senior Assistant B, second prize general knowledge quiz competition. Miss Indira Priyadarshini, Administrative Trainee, second prize general knowledge quiz competition.
Miss P.V. Sirulakshmi, Senior Research Fellow, third prize General Knowledge Quiz Competition. Mr. Muvendan, Electrician, third prize General Knowledge Quiz Competition. Muvendan. Sadhana. Miss Sadhana, Administrative Trainee, third prize General Knowledge Quiz Competition. Mrs. Parijatam, Mrs. S.M. Parijatam, Senior Assistant B, third prize General Knowledge Quiz Competition. That is Parijatam. Miss Archana Mishra, Senior Research Fellow, third prize General Knowledge Quiz Competition. I think she has not come. Thank you all. बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी. Thank you very much Shri K.P. Shankaran, supported by Miss Prema and Miss Sadhana. Thank you very much. Now I request Professor K. Srinivas धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए. डाइस पे उपस्थित प्रदीप जी, बालसुब्रमण्यम जी, मिश्रा जी, विष्णु जी और विद्यार्थीगण और उपस्थित सज्जनों, वैसा तो मतलब धन्यवाद विष्णु जी दे चुके हैं काफी लोगों को, फिर भी औपचारिकतावश मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा. शर्मा जी ने कहा था कि अपना भाषा के माने भाषा का उन्नति और होना चाहिए इस प्रदेश में, तो हमने यही लिया था कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए. और पिछला वर्ष जो है हम लोग पहली बार हम लोग शुरू किए थे. इंस्टीट्यूट के तरफ से हमारा डायरेक्टर साहब का बहुत ही मतलब खुला हाथ रहा, हम लोग जो भी चाहे कर पाए. इस बार भी इसके बाद जस्ट इस प्रोग्राम के बाद में कवि सम्मेलन होने वाला है, और मेरे ख्याल से जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं, जैसे डायरेक्टर साहब ने भी कहा था कि 2 वर्ष में इस स्थिति तक पहुंचना मेरे ख्याल से हमें मतलब खुशी देता है. हम एटलीस्ट संतुष्ट फील कर सकते हैं कि मतलब हम लोग कुछ हासिल किए हैं, और इसमें काफी सारे लोगों का योगदान रहा है, खासकर विष्णु जी और उनके जो सारे टीम के सदस्य हैं, पूरा इंस्टीट्यूट के मेंबरान जितने हैं, सबका बहुत ही बढ़िया हाथ रहा है. और हम धन्यवाद देना चाहते हैं OLIC की तरफ से. कल्पाक्कम के काफी सारे मित्रगण आए थे मदद करने, कॉम्पिटिशन्स जो हुए थे उसमें, तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं. कैंटीन के जो लोग हैं जो काफी मेहनत किए, उन लोग भी अभी आज भी मतलब डायरेक्टर का डिनर है इसके बाद में, प्रोग्राम के बाद में सबके, तो उन लोग भी काफी मेहनत किए हैं, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं. यहाँ जो इलेक्ट्रीशियंस हैं, जितने कंप्यूटर्स वगैरह देख रहे हैं, जितने मेंटेनेंस स्टाफ हैं, सबको हम धन्यवाद देते हैं. और बाकी जिसका नाम नहीं लिए हैं उनको भी हम धन्यवाद देते हैं. बाई चांस किसी का नाम छूट गया हो तो मेरे ख्याल से अब थैंक यू वेरी मच, सभी को धन्यवाद. अब आप लोगों से अनुरोध है कि जनगण मन के लिए खड़े हो जाएं. सभी को स्टार्ट किया जाए. 1 2 3 कहूंगा, सब शरीर. 1 2 3.
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे यागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तम जय गाथा जनगण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इसके पश्चात अभी चाय है, उसके बाद 5:45 बजे ठीक हम लोग यहाँ फिर से एकत्रित होंगे कवि सम्मेलन के लिए।